अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 27 पेज नंबर 264 पे मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसमें अब आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखें, आपको बता रहे हैं कि इंसान बाकी स्पीसीज़ की तरह जो अर्थ है या जो हमारी ज़मीन का माहौल है उसका एक हिस्सा है। अब पहले पहले जो ह्यूमंस थे या इंसान थे वो एक तो उनकी पॉपुलेशन कम थी, दूसरा वो क्या करते थे, शिकार करते थे। उस वक्त इंसान जो है वो प्रीडेटर था या फिर हर्बीवोर था, मतलब शिकार करता था या फिर पौधों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता था। जैसे जैसे इंसान ने एग्रीकल्चरल फील्ड में या ज़राअत में तरक्की करना शुरू की तकरीबन 10,000 साल पहले, तो इंसानी पॉपुलेशन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज़ हो गई। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए उसने क्या किया, उसने लैंड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो गई, मतलब सन्नतें जो लगाई जाती हैं वो भी इंसान ने लगाना शुरू कर दी। तो इसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कुछ बदलने लगा, क्योंकि इंसान का अपने माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है वो कुछ हद तक चेंज हो गया। अब इंडस्ट्री को रन करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और इस तरह से एनर्जी की डिमांड बढ़ गई। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशंस और अर्बनाइजेशन ब्रॉट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। अब पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा होने लग गई, शहरों की तरफ, मतलब इंसानों ने शहरों का रुख करना शुरू कर दिया और आबादी में भी इजाफ़ा हुआ, सन्नतकारी में भी इजाफ़ा हुआ, एग्रीकल्चर में भी इजाफ़ा हुआ। तो इन सारी वजूहात से क्या हुआ कि हमारा जो माहौल है उसमें प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी सतह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में आपको एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। आप समझ लें कि ये डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट इज़ अ ट्रेयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। एनवायरनमेंट जो है ये ट्रेयर का मतलब होता है ज़ख़ीरा। अब एनवायरनमेंट में तमाम एक तरह के रिसोर्सेज या ज़ख़ायर मौजूद हैं, और जो हमारा माहौल है वो इनका एक ज़ख़ीरा है, इन तमाम ज़ख़ायर का, जो कि लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। एनवायरनमेंट इज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, फ्यूल एट्सेट्रा फॉर ह्यूमंस। अब जो हमारा माहौल है वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर मीन रहने की जगह भी प्रोवाइड कर रहा है, क्लॉथिंग मीन कपड़े भी मुहैया कर रहा है, फ्यूल मीन ईंधन भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट जो है वो इन तमाम ज़ख़ायर का मजमुआ है। उसके बाद आप आ जाएँ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आर द प्राइमरी सोर्सेज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन। अब इन्वायरमेंट के अंदर जो ज़ख़ायर मौजूद हैं वो इंसान की ज़िंदगी के लिए या उसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये रिसोर्सेज दो तरह के हैं, टाइप्स देखें इन रिसोर्सेज की, दो टाइप्स हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है, दोबारा से जो रिसाइकल हो सकते हैं या हो जाते हैं। दोज रिसोर्सेज विच आर नेवर डिप्लीटेड एंड रिसाइकल अगेन एंड अगेन आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। उनमें एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास कौन सी हैं, एयर, वाटर, फूड, लैंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये आपके पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये नेचुरली हमारी नेचर में या हमारे एनवायरनमेंट में रिसाइकल होते रहते हैं। उसके बाद आप नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे आ जाएँ। दोज रिसोर्सेज which are uh, which are depleted or can never be recycled are known as non renewable resources। मतलब वो रिसोर्सेज जो दोबारा से रिसाइकल नहीं हो सकते और इन्वायरमेंट से डिप्लीट मीन ख़त्म हो जाते हैं, उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसा कि मेटल, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, मेटल्स हैं या नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं या फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल है, ऑयल है, गैस है, इनको हम इस्तेमाल करें फॉसिल फ्यूल्स को तो ये ख़त्म हो जाएंगे नियर फ्यूचर। These resources are exhaustible and once consumed cannot be replaced। ये resources exhaustible हैं, exhaustible का मतलब ये है कि ये ख़त्म होने वाले हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे या डिप्लीट हो जाएंगे और दोबारा से ये रिप्लेस नहीं हो सकते। उसके बाद आ जाएँ, आपको न्यूट्रिएंट साइकिल का बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है। मैं थर्ड पैराग्राफ पे आ गई हूँ। ठीक है, इन नेचर देयर इज़ नो सच थिंग एज वेस्ट, डेड मटेरियल्स डिके एंड बिकम फूड फॉर other living things. This food is consumed or decays and becomes food again. This is the nutrient cycle, the process that supplies food to living things। अब ये कह रहे हैं कि नेचर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो वेस्ट हो। ठीक है, डेड मटेरियल्स डिके, जो डेड मटेरियल्स होते हैं
वो डिके होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है एंड बिकम फूड फॉर अदर लिविंग थिंग्स। अब उनकी डेथ हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेचर से ही ख़त्म हो गई या इन्वायरमेंट से ही गायब हो गए, बल्कि वो डिकम्पोज होते हैं और दोबारा से लिविंग थिंग्स की खुराक का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये फूड जो है ये दोबारा से नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कंज्यूम करेंगे और फिर वो डिकेइंग का प्रोसेस होगा और दोबारा से ये फूड बन जाएगी। तो इसको आप क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल। और यही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग थिंग्स को खुराक मिलती है। जैसे कि आप ये जो ब्लॉक बना हुआ है येलो सा, इसमें आप देख रहे हैं ये न्यूट्रिएंट साइकिल है, उन्होंने दिखाया हुआ है कि आपके पास फूड है या सबसे पहले आप डिकेइंग का प्रोसेस देख लें। पहले डिकेइंग का प्रोसेस हो रहा है, जब डिकेइंग हो रही है तो उसके बाद फिर फूड जो है ये बन रही है। फूड बनने के बाद ये फूड नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज़म्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं ये इसको कंज्यूम कर रही हैं उस फूड को, और जब उनकी डेथ होगी तो वो दोबारा से डिके हो जाएंगी और डिके होने के बाद वो दोबारा से नेक्स्ट ऑर्गेनिज़म्स की फूड बन जाएगी। तो ये एक आपके पास न्यूट्रिएंट साइकिल है जो नेचर में इस तरह से चलता रहता है और लिविंग थिंग्स को इस तरह से फूड मिलती है। उसके बाद आप आ जाएँ 4th पैराग्राफ पे, द बैलेंस इन द न्यूट्रिएंट साइकिल कैन बी अपसेट। अब न्यूट्रिएंट साइकिल में जो उसका बैलेंस है ये अपसेट कब होता है, इसमें आपको 3 फैक्टर्स बता रहे हैं। कौन कौन से? नॉट एनफ फूड इज़ प्रोड्यूस्ड, कि या तो खुराक ही इतनी ज़्यादा नहीं बन रही, जितनी डिमांड है खुराक की उतनी खुराक नहीं बन रही, ठीक है। टू मच फूड इज़ कंज्यूम्ड, या फिर खुराक को खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, मतलब खुराक को इस्तेमाल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, खुराक कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली तब भी न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो अपसेट हो जाएगा। या फिर थर्ड क्या है कि डिकेड न्यूट्रिएंट्स और नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड, जो न्यूट्रिएंट्स डिके हो रहे हैं या डिकम्पोज हो रहे हैं वो दोबारा से ग्राउंड में वापस नहीं आ रहे, तो इस वजह से जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो अपसेट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल में सबसे पहला आपके पास जो फैक्टर है वो क्या है कि डिकेइंग का प्रोसेस होना चाहिए, डिकम्पोजिशन होनी चाहिए। जो ऑर्गेनिज़म्स जिनकी डेथ हो गई है या डेड ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन होनी चाहिए। उनकी डिकम्पोजिशन से जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे या जो भी मिनरल्स निकलेंगे वो दोबारा से सॉइल में ऐड होंगे और नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी फूड वो उसको इस्तेमाल करेंगे और वो फिर फूड बन जाएंगे, ठीक है। अब वो जो फूड है उसको मज़ीद फिर नेक्स्ट आने वाले ऑर्गेनिज़म्स कंज्यूम करेंगे उस फूड को, तो जब उनकी डेथ होगी तो वो दोबारा से डिकेइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल इस तरह से चलता रहता है। अब लास्ट पैराग्राफ में देखें, ऑल द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर लाइफ फॉर्म अ पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल्स, दीज साइकिल्स हैव नो बिगिनिंग एंड नो एंड। जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, जितने भी ज़खायर हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, ये सारे के सारे नेचुरल साइकिल्स का या न्यूट्रिएंट साइकिल्स का पार्ट होते हैं। जैसे आपने नाइट्रोजन साइकिल देखा था, ठीक है, तो उसमें यही होता है ना, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। उसमें से जब नाइट्रेट्स वगैरह रिलीज़ होते हैं तो उनको प्लांट्स जो हैं वो अपनी बॉडी में यूटिलाइज़ करते हैं और प्लांट्स को दोबारा से फिर नेक्स्ट हर्बीवोर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इंसान यूज़ करते हैं, तो वो इस तरह से एक बैलेंस सा चलता रहता है और नाइट्रेट्स जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और दोबारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये आपके पास एक न्यूट्रिएंट या नेचुरल साइकिल है। तो इसी तरह से बाकी भी जितने रिसोर्सेज हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं वो सारे के सारे नेचुरल साइकिल्स का पार्ट हैं। और इन साइकिल्स की कोई बिगिनिंग नहीं होती, कोई एंड नहीं होता, कोई प्रॉपर बिगिनिंग नहीं है कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कोई प्रॉपर एंड नहीं है कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल दीज साइकिल्स इज द सन। इन तमाम रिसोर्स के पीछे या इन तमाम साइकिल्स के पीछे जो इनको चलाने वाली फ़ोर्स है वो क्या है? सन। क्योंकि सन लाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं उनका इन्हिसार किस पे? सन लाइट पे। उसके बाद आप आ जाए पेज नंबर 265 पे, उसमें आपको बता रहे हैं द अर्थ इज़ अ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट। जो अर्थ है या जो ज़मीन है ये एक सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है, ख़ुद से चलने वाला एक यूनिट है। और हम अपने स्पेसशिप में हैं, एक ऐसे स्पेसशिप में जिसमें हमारे पास मज़ीद रिसोर्सेज नहीं आएंगे, इसलिए हमें इन रिसोर्सेज को बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए ताकि ये ख़त्म ना हो।